दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट और उसके साथ साथ उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स, उसके साथ साथ उसके कुछ हिडन पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करूंगा, जिस कारण के बेसिस में इस कंपनी के ऊपर मैं ट्रेड लिया हूँ। तो चलो सबसे पहले मैं डिस्कशन करता हूँ आईजीएल के बारे में। देखिए, आईजीएल आप सभी जानते हैं। आईजीएल के सबसे पहले एक साल के मैं अगर चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो आईजीएल का हालत बहुत बुरी तरीके से खराब हुआ है। अगर मैं चार्ट को एक एक डेटा के हिसाब से देखूं तो ओवरऑल इसका जो चार्ट देखने को मिला वो मुझे उतना खास देखने को नहीं मिला है, क्योंकि आईजीएल का जो चार्ट पैटर्न है वो लगातार गिरते चले गए थे और उसके बाद धीरे धीरे करके वो रिकवरी कर रहे हैं। तो ऐसे क्या कारण था इस तरीके से बिग क्रैश देखने को मिला? बिग क्रैश का मतलब है एक टाइम इसका प्राइस था करीबन 480 के 85 के आसपास और वहां से गिरकर कंपनी का प्राइस आ गया था 380 के आसपास। मतलब अराउंड 100 पॉइंट्स का करेक्शन हुआ था। 100 पॉइंट्स का गिरावट हो गया था, वो भी एक हफ्ते के अंदर अंदर। ऐसे क्या हुआ था? ऐसे इसके पीछे मेन रीजन मैं आपको बार बार बोलता हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया था जिसका झटका सर आईजीएल के ऊपर नहीं, एमजीएल के ऊपर, गेल के ऊपर भी लगा था। क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने ये बताया था कि सीएनजी में चलने वाला जितने सारे गाड़ियां हैं उसको बंद करेंगे, उस जगह पे ईवीज गाड़ी मार्केट में लॉन्च कराएंगे। तो यही कारण के वजह से बिग क्रैश हुआ था। तो मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट के हिसाब से चल रहा था और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके उसको रिकवरी भी किया। अभी कंपनीज के ऊपर कुछ गुड पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। जो लोग सोच रहे हैं कि क्या सीएनजी में सचमुच ग्रोथ हो रहा है, चलो मैं सबसे पहले वो आपको दिखा देता हूँ। तो आईजीएल के ऊपर इस पॉइंट्स को आपको जरूर देखना है। देखिए, सबसे पहले मैं एम 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 एस सी एम, ये जो फिगर आउट है, ये जो मतलब फिगर आउट है इस मतलब यूनिट के हिसाब से कैलकुलेशन किया गया है। एम एम एस सी एम का मतलब है मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स। तो मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स के हिसाब से मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके बताऊंगा। देखिए, 2019 में सीएनजी का टोटल फिगर आउट था, टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग हुए थे कंपनी का, वो 1600 के स्केल के हिसाब से, एम के हिसाब से। और आज वो 2023 खत्म होने के बाद वो फिगर आउट एक्चुअली 1718 तक पहुंच चुके हैं। तो देखिए, थोड़ा सा बीच में जो फिगर आउट है वो एक्चुअली, इसको मैं छोड़ ही देता हूँ, इसको मैं दिसंबर को छोड़ ही देता हूँ। मैं टोटल इस फिगर आउट तक देखता हूँ तो टोटल फिगर आउट के हिसाब से 2209 के आसपास है। मतलब लगातार कंपनी साल भर में डेटा को पॉजिटिव रखा। 2021 में थोड़ा सा कम हो गया था, उसके बाद फिर से कंपनी रिकवरी किया। अगर पीएनजी के बारे में बात करें तो 553 था, वो बढ़ के आज 743 बन चुके हैं। मतलब यहाँ पे भी ग्रोथ हुआ। और टोटल सेल्स के बारे में बात करूँ तो 2155 के आसपास 2019 में था, अभी 2950 से भी ज़्यादा यहाँ पे कंपनी का फिगर आउट देखने को मिला। अभी पर डे डेली एवरेज जो सेल्स है 5.91 से लेकर 8.09 तक पहुंच चुके हैं। मतलब कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि सरकार ने नेगेटिव बातें की और उसके कारण कंपनी खत्म हो गया, इससे बिल्कुल मत सोचिए। आईजीएल एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी के सबसे ज़्यादा बिजनेस इस सीएनजी के ऊपर होते हैं। 75% गैस सीएनजी के ऊपर है। मतलब इस कंपनी का जो एक पॉजिटिविटी है वो सीएनजी के ऊपर ही डिपेंडेड है। तो बाकी प्रोडक्ट भी कंपनी यहाँ पे काम कर रहा है, सबसे ज़्यादा कंपनी का सीएनजी के ऊपर काम होता है। तो कंपनी के क्या अंदर कुछ ठीक ठाक परफॉर्मेंस चल रहा है, तो उसके लिए कंपनी का क्वार्टरली आपको रिजल्ट देखना पड़ेगा। अब रिजल्ट के बारे में बात करें तो पिछले बार जो कंपनी का सेल्स था, इस बार आंकड़ा थोड़ा सा कम देखने को मिले। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में नेट प्रॉफिट 330 करोड़ से 380 करोड़ तक बना। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ चुके हैं। मतलब थोड़ा सा बढ़ चुके हैं, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले क्वार्टर्स को कंपनी बीट नहीं कर पाया, मगर पिछले साल को कंपनी बीट कर पाया है। तो इस बेसिस में मुझे देखने को मिला थोड़ा सा पॉजिटिविटी है। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड का क्या हालत। देखिए, म्यूचुअल फंड ने कंपनीज के ऊपर 6.5% तक होल्डिंग रखे थे दिसंबर तक 2022 में। अभी वो खत्म होने के बाद अभी इस बार कंपनी का होल्डिंग 10.5% तक पहुंचने वाले हैं। तो मतलब अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग बढ़ चुके हैं। उसी तरीके से अगर मैं एफएस के बारे में बात करूँ तो 20% के आसपास होल्डिंग था, वो घट के 16.5% हो चुके हैं। तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिविटी एंड ग्रोथ देखने को मिला। बाकी देखिए, इस कंपनी के ऊपर, आईजीएल के ऊपर एक चीज को नोटिस करना, मतलब टेक्निकली चार्टर्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर लगातार एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था और कंपनी इस जगह पे कुछ टाइम होल्ड किया, उसके बाद ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। कंपनी वही जगह पे पहुंचने का कोशिश कर रहा है जहां से कंपनी के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला था। तो मुझे लगता है मार्केट में रिकवरी इसीलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी में दम है, कंपनी में पॉजिटिविटी है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर अभी तक कोई ट्रेड नहीं लिया हूँ, क्योंकि पहले जो ट्रेड था उसका तो टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो नेक्स्ट एंट्री तब लूंगा जब कोई पैटर्न फाइनली एक मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। बेसिकली क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हालत अगर एक साल में देखेंगे तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा।
अगर यही डेटा मैं 3 साल में दिखा दूँ, तो 3 साल में कंपनी के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला। अगर यही डेटा मैं अगर 10 साल तक दिखा दूँ, तो देखिए कंपनी में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। अगर मैक्सिमम दिखा दूँ, तो भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। मतलब कंपनी जब से लिस्टिंग हुआ, उससे भी नीचे कंपनी आज ट्रेड कर रहा है। तो क्या सही में कंपनी में कुछ दम नहीं है आगे बढ़ने का? क्या सही में कंपनी का ग्रोथ होने का कोई भी चांसेस नहीं है? तो सबसे पहले मैनेजमेंट क्या क्या बात बताई है, वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मैनेजमेंट ने एक गुड अपडेट दिया है। कंपनी मैनेजमेंट कहा कि ₹30 करोड़ इन इन द कैपेक्स ऑफ फार्मा, जो इंटरमीडिएट है, मतलब फार्मा सेगमेंट के ऊपर जो काम कर रहे हैं, उनमें से 30 करोड़ के आसपास वो कैपेक्स अनाउंसमेंट किया है क्वार्टर 3 में। और अभी वो बताया जा रहा है कि एन एडिशनल ₹150 करोड़ कैपेक्स इज बेस्ड ऑन द मतलब पायलट रन्स which we were the running of soon, we are successfully the additional 150 करोड़। मतलब कंपनी ये बता रहा है कि जो अनाउंसमेंट किया गया था, जो 150 करोड़ का कैपेक्स का, उसमें कंपनी को जिस जगह पे लगाना चाहिए था उसी के ऊपर कंपनी काम कर चुकी है। तो बेसिकली एक गुड पॉइंट्स है, जिस पॉइंट्स के बेसिस में कंपनी और भी आगे बढ़ सकते हैं। जिस जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी में कुछ खराबी है शायद इसीलिए कंपनी गिर रहा है, ऐसे बिल्कुल ऐसे कुछ भी नहीं है। कंपनी के अंदर कोई भी खराब नहीं है, कंपनी बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, तो इसका सेल्स का आंकड़ा देखेंगे तो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 135 करोड़, 205 करोड़ और 217 करोड़। तो सेल्स तो ठीक ठाक था। अभी बीच में थोड़ा सा सेल्स कम हुआ, उसके बाद देखिए फिर से कंपनी ने सेल्स को रिकवरी किया। तो लास्ट 2 ईयर्स में कंपनी केमिकल सेक्टर के हालत खराब हो गया था। उस हालत खराब के टाइम में इस कंपनी फिर से उसको रिकवरी किया। एक्सपेंस को कंपनी यहाँ पे कंट्रोल में रखा। उसके बाद नेट प्रॉफिट देखिए, जो नेट प्रॉफिट कम हो गया था 50 से 60 करोड़, उसको बढ़ के कंपनी 70 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। कंपनी 50 करोड़ से 60 करोड़ बना था, 60 से 80 बना था, 80 से 70 बना। मतलब थोड़ा सा कमियां अभी भी देखने को मिला है। तो इसको फुलफिल जब हो जाएगा तो फिर से कंपनी रॉकेट बनेगा। रॉकेट मतलब फिर से कंपनी रीबैक करेगा। तो अगर मैं इस कंपनी के एक पॉइंट्स में और भी आपके साथ शेयर करूँ, तो आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के जो टोटल कैपेक्स अनाउंसमेंट है, उस कैपेक्स के बारे में बात करूँ तो इस बार कंपनी का हाईएस्टली कैपेक्स देखने को मिलेगा 226 करोड़ के आसपास। और कंपनी कितना बता रहा है? कंपनी बता रहा है कि ये टोटल कैपेक्स 150 करोड़ के आसपास। उसके साथ कुछ एडिंग भी हुआ है, ये टोटल साल भर की कैपेक्स नहीं है। तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर अगर कंपनी खराब होता तो मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन माल बेचकर भाग जाता। उल्टा इंस्टीट्यूशन खुद माल खरीदारी कर रहा है। एफएस के पास 4% होल्डिंग था, वो बढ़ के 5.5% हो चुके हैं। और डीएस के पास 3.5% होल्डिंग था, वो बढ़ के 4.5% हो चुके हैं। तो ओवरऑल अच्छा खासा परफॉर्मेंस और ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो आपकी राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि बेसिकली इस कंपनी के चार्ट में मैं पहले ही बोल चुका हूँ। जब मुझे एक ट्रेड मिला था, उस ट्रेड के लिए इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज बना है 20% के आसपास। जब इस नीचे लेवल को टच करेगा तब एंट्री लूंगा, और इस टॉप लेवल में मेरा टारगेट रहेगा। तो एंट्री होने से पहले ही कंपनी ऐसे बाउंस बैक किया है, तो जब इस लेवल को टच करेंगे तब कुछ डिसीजन में लेने वाला हूँ। तो आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, और वीडियो में अच्छा जानकारी मिल रहा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए बहुत दिनों से इस कंपनी के ऊपर मैं एक स्विंग बेसिस में ट्रेड लेकर होल्ड कर रहा हूँ, और मुझे लगता है ये टारगेट इतना आसानी में नहीं होगा, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर अगर मैं डेटा व्यू के बारे में बात करूँ, तो जो डेटा बैलेंस शीट में मुझे देखने को मिला, ध्यान से इस चीज़ को देखना, कंपनी के ऊपर इस बार रिजर्व 700 करोड़ से 75,000 करोड़ बन चुके हैं। रिजर्व कई गुना बढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं 700 करोड़ से 75,000 76,000 करोड़ के आसपास। और कंपनी का बोरिंग्स देखिए एकदम जीरो हो चुके हैं। और कंपनी का फिक्स्ड एसेट 25 करोड़ से घट के 4,000 करोड़ हो चुके हैं। ये थोड़ा सा मुझे वीकनेस लगा, क्योंकि फिक्स्ड एसेट भी बनना चाहिए था। फिर भी देखिए ये कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो नहीं है। कंपनी देखा जाए तो एक सर्विसेज कंपनी है। सर्विसेज कंपनी में फिक्स एसेट उतना ज़्यादा ग्रोथ ना हो तो भी चलेगा, मगर रिजर्व ज़्यादा ग्रोथ होना चाहिए। तो उस बेसिस में कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यही है कि कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट पावर है वो कई गुना बढ़ चुके हैं, करीबन 49,93,000 करोड़। तो ओवरऑल कितनी बड़ी कंपनी बन चुका है आप सोचिए। एलआईसी का हालत लास्ट दो मतलब 2015 से पहले, 2012 से पहले इसका हालत बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुके थे। आज एलआईसी कहाँ से कहाँ तक आ चुके हैं। ये सब कुछ गवर्नमेंट के कारण ही हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ पॉजिटिव डिसीजन लिया, जिसके चलते एलआईसी इंडिया के नहीं वर्ल्ड के नंबर 1 इंश्योरेंस कलेक्शन कंपनी बन चुके हैं। सबसे बड़े इंश्योरेंस कलेक्शन कंपनी बन चुके हैं, वो भी इंडिया के नहीं वर्ल्ड के। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो इसलिए मैं एलआईसी को ट्रस्ट करता हूँ। हाँ, एक वीकनेस पॉइंट जरूर है, क्योंकि आज नहीं तो कल कंपनी ओएफएस लेके आएंगे। अभी ये ओएफएस होता क्या है? ऑफर फॉर सेल।
मतलब प्रोमोटर के पास अगर ज़्यादा होल्डिंग है तो उसको बेचने के लिए उसको ऑफर पर सेल लेके आना पड़ेगा, उसको सस्ते दामों में शेयर को बेचना पड़ेगा। तो सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% से ज़्यादा होल्डिंग प्रोमोटर के पास होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कितना है 96.50, ओवरऑल 1.50% का होल्डिंग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। तो जब बेचेंगे आप खुद ही देख लेना, एफआईएस और डीएस के पास ही सबसे ज़्यादा होल्डिंग होगा। तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर इसीलिए ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि कंपनी के हर पॉइंट्स मुझे पॉजिटिव लगा, और गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी कंपनी जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, जिस तरीके से कंपनी का करेक्शन, लिस्टिंग होने के बाद बिग करेक्शन हुआ था। देखिए मेरा इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली इस हाई लेवल में था, मैंने जब नीचे आया था तभी मैंने एवरेज किया और आज मेरा प्रॉफिट में है, ऑब्वियसली अच्छा खासा प्रॉफिट में है। और वो तो मेरा होल्डिंग पीरियड है, और मैंने जो ट्रेड लिया इसके ऊपर एज ए स्विंग बेसिस में जो ट्रेड लिया, वो ट्रेड मुझे कुछ इस तरीके से मिला, 22% का एक रेंज ट्रेड मिला। जब इस नीचे लेवल में टच किया तब मैंने एंट्री लिया था और धीरे धीरे करके वो ऊपर तो जा रहा है। तो मुझे लगता है टारगेट मिलने में शायद और कुछ दिन लग सकता है। तो लगे कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमेशा आपको चीज़ों को मतलब एज़ ए रूल्स के बेसिस में काम करना होगा। कोई भी जल्दबाजी मत करिए, सारी चीज़ों को सीख कर समझ कर काम करिए। नेक्स्ट कंपनी उसका नाम है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड। बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, अराउंड 6000 करोड़ का कंपनी है। तो कंपनी के ऊपर गुड पॉइंट्स आ चुके हैं, गुड अपडेट आ चुके हैं। कंपनी स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट किया था 27 जून। कंपनी एक के बदले आपको 5 शेयर देने वाला है। तो जो लोग इस कंपनी के एक के बदले 5 शेयर पाना चाहते हैं तो इस कंपनी को डीपली रिसर्च करें। मेरे पास कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, मैं सिर्फ अपडेट देने के लिए इस वीडियो को आपके साथ शेयर किया हूँ। मेरा काम था सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना, आपका काम है उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।